इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, सबसे पहला टॉपिक हेडिंग डालो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। ठीक है, आपने ये पढ़ लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये सब पढ़ लिया। कौन बताएगा मुझे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है बच्चे? हाँ जी, एड्रेस करो। अच्छा ये बताओ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये किसको पता है? एड्रेस करो। कितने बच्चे मेरी आवाज सुन पा रहे हो? एड्रेस करो। अकेला क्रिश है क्या? हाँ तो बोलो ना भाई, पढ़ लिया ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यस या नो तो बोलो, कुछ तो बोलो, अनम्यूट कर लो। देखो ऐसे चुप चुप पढ़ाई नहीं होती भाई, फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे ऐसे चुप रहोगे तो। बोलो, अरे नहीं पढ़ा तो बोलो नहीं पढ़ा, बता देता हूँ। पढ़ लिया तो बोलो पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आवाज नहीं आ रही आपकी। तो पढ़ लिया है। तो पढ़ हाँ लिया। तो बताओ, बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। सबसे पहले बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फिर पोटेंशियल की बात करेंगे। सर चार्ज को मूव कराने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल। अच्छा, और कोई बच्चा और थोड़ा ठीक बताया कृष्ण ने, थोड़ा और अच्छे से बताएगा कोई? हाँ शिवा, बताओ शिवा। एंट्रीज कर रखा है यार आपने। अरे बच्चों क्या कर रहे हो तुम लोग? अच्छा मुझे ये बताओ, छोड़ो सारी बातें खत्म करते हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि मुझे आइडिया लग जाए आपको कितना आइडिया है चीज़ों का। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना। मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही, पहले तो ये बताओ, सुन पा रहे हो ना? यस सर, आ रही है। यस फिर सर। फिर देखो, अब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा, बिल्कुल कंफर्टेबल होके आंसर करना है सबको। ठीक है, गलत आंसर होगा कोई टेंशन नहीं है, बट आंसर जरूर करना है। ठीक है, चार्ज कितने टाइप के होते हैं बच्चे? सो टू टाइप। दो टाइप, दो एक टाइप। पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, क्या चार्जेस आपस में फोर्सेस लगाते हैं एक दूसरे पे? Yes, sir. लगाते हैं, यस Yes. सर। कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, कूलम्स लॉ ने हमें बताया कि फोर्स लगेगा। ठीक है, अच्छा लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर या रिपेल ईच अदर? Repel each other. अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, Attract अनलाइक each चार्जेस other. ठीक है। और जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड कहाँ से मिलता है मुझे? कूलम्स लॉ। कूलम्ब लॉ है ना। Coulomb's law. के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। कूलम्स लॉ यही तो बोलता है ना भाई, दो पॉइंट चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस हैं और वो कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। एक पॉइंट यहाँ पे रखा है Q1, दूसरा रखा हुआ है Q2 दूरी पे, Q2, और इनके बीच की दूरी क्या है? R। ठीक है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का फॉर्मूला क्या होगा? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें मिलता है कूलम्स लॉ से, तो कूलम लॉ में ही बता देता है। ठीक है, अच्छा फिर ये हो गया। आपने क्या टेस्ट चार्ज का नाम सुना है? टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट यस चार्ज, सर। अच्छा टेस्ट चार्ज का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? सब पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज आपका पॉजिटिव होगा। और टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिटी। सर क्यू, है ना, यूनिटी तो सर वन। मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, अच्छा टेस्ट चार्ज क्या अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है? नो सर। नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि देखो, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है कि करेगा, बट टेस्ट चार्ज को ना हमने थ्योरेटिकली इस तरीके से डिफाइन किया बच्चे, कि जब वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज के आसपास जाएगा ना, तो जो एग्जिस्टिंग चार्ज था जिसके पास ये टेस्ट चार्ज ले जाया गया, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। है ना, थ्योरेटिकली हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि भाई कोई अगर चार्ज पहले से रखा हुआ है, मान लो 2 कूलम का, और इसके पास एक ये छोटू सा चार्ज जाता है जिसको हमने टेस्ट चार्ज बोला, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, तो ये क्या करेगा, इसका जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड था
उसको ये टेस्ट चार्ज की प्रेजेंस से कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, है ना, ये चेंज नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए हम बोलते हैं कि थ्योरेटिकली तो मतलब प्रैक्टिकली तो प्रोड्यूस करेगा, बट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज का इतना कम होगा कि इसके होने या ना होने से जो सोर्स चार्ज रखा हुआ है, जो बड़ा चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे? सोर्स चार्ज। पता है कि नहीं पता ये? यस सर। है ना, Yes. ये वाला सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज मतलब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वहाँ पे ये सोर्स चार्ज है। इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पर इस टेस्ट चार्ज के होने या ना होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हम बोल देते हैं कि टेस्ट चार्ज अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं करता है। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें हम टेस्ट चार्ज के बारे में जानते हैं, राइट। अब देखो हम बात कर रहे थे किस चीज की? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, है ना। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है, राइट। तो अब देखो ये जो सोर्स चार्ज है बच्चे, ये मेरा रखा हुआ है किसी पॉइंट पे, राइट। और एक है ना टेस्ट चार्ज या कोई दूसरा वाला चार्ज रखा है कहाँ? इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब ये भी पॉजिटिव नेचर का है और ये सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव नेचर का है। क्या ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे बच्चे? करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना। Yes, तो ये sir. एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस छोटे वाले चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़कर और किसी डिस्टेंस r पर लाना चाहता हूँ फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज से r दूरी पर आ गया। अभी कहाँ से चला? इनिशियली कहाँ से चला था? कितनी दूरी पे था पहले ये? सर इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी दूरी पे था, वहां से मैं इसको पकड़कर r दूरी पर ले आया। तो क्या मुझे वर्क डन करना पड़ेगा इस ग्रीन कलर के सोर्स चार्ज पर, सॉरी ग्रीन कलर यस के सर। चार्ज पर? करना यस पड़ेगा। सर। क्यों? Yes, sir. क्योंकि नेचुरली तो बच्चे ये आपस में क्या कर रहे थे? रिपेल कर रहे थे, और उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। मुझे अपने हाथ से इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो क्या हुआ? मैंने क्या करा? वर्क डन किया। क्या करने के लिए? इस छोटे वाले चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़कर r दूरी पर लाने के लिए, राइट। तो ये वर्क डन जो किया मैंने, ये वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा इस चार्ज में? इस सिस्टम ऑफ चार्ज के अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। Electric energy. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तुमने स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुना है? Yes, sir. यस। भाई स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ है। अब तुम उसे कंप्रेस करना चाहते हो, तो क्या तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा? यस सर। लगाना यस पड़ेगा। सर। Yes, और sir. जब तुम फोर्स लगाओगे, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो फोर्स जो तुमने लगाया उसकी वजह से, देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चे? वर्क डन, है ना। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। तो आपके हाथ के द्वारा लगाया गया फोर्स किस पर? स्प्रिंग पर, है ना। तो स्प्रिंग भी ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ आता रहेगा। ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे था बच्चे, जो लेफ्ट साइड से मैंने क्या किया? हिंज कर दिया, क्लैम्प कर दिया। अब मैं क्या करा रहा हूँ भाई? मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ, नेचुरल लेंथ से ही कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होके फाइनली इसकी लेंथ थोड़ी कम हो गई है, राइट। तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स लेंथ हो गई कम, और कुछ डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल गया, है ना। मान लो एस कंप्रेशन आ गया इसके अंदर। तो क्या इस फोर्स ने, बाहर से लगने वाले फोर्स ने वर्क डन किया स्प्रिंग पर? बिल्कुल किया। और यस ये सर। स्प्रिंग, ये फोर्स किस फॉर्म, ये जो वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स किस तरीके से स्टोर हो गया स्प्रिंग में? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। क्योंकि स्प्रिंग के पास अब कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर्ड है। यस। भाई तुम बचपन में तुमने Yes, खिलौने sir. चलाए? तुमने चाबी वाला खिलौना चलाया जिसमें चाबी भरते थे और चलता था वो? Yes, sir. यस सर। उसमें उसमें क्या होता? कोई ऐसी गाड़ी चलाई जिसको पीछे थोड़ा सा करो और फिर छोड़ो तो बहुत आगे जाती है, Yes, sir. है ना। Yes. यस सर। उसमें वो उसमें क्या होता है? उसमें स्प्रिंग ही तो होता है बच्चे। जैसे आप उस स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो एनर्जी स्टोर हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे एक्सपेंड करता है तो एनर्जी आपको वापस मिल जाती है। तो इस तरीके की एनर्जी को हमने क्या बोला? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, राइट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ kx स्क्वायर, राइट। ये होता है। एक चीज और बताता हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुना है? यस सर। सुना ही होगा Yes, sir. ऑब्वियसली। क्या फॉर्मूला क्या होता है? जी। mgh। MGH. अब कोई चीज ग्राउंड के ऊपर रखी है तो उसकी हाइट कितनी हो गई? 0।
तो ग्राउंड पे रखी हुई चीज की अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी उसकी वैल्यू? 0 0 mgh में h 0 रख दो तो 0। अब इसी ऑब्जेक्ट को मैं उठाकर किसी हाइट h पर ले गया, है ना, फ्रॉम द ग्राउंड किसी हाइट h के ऊपर, तो ऑन दिस हाइट h, जब ये हाइट h पे चला गया तो उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चे? mgh के बराबर, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू द हाइट h। तो यहाँ से मुझे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, राइट। तो अब जब ये पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर्ड है mgh, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा हाइट h पे ले जाकर छोड़ दिया तो क्या होगा इस ब्लॉक के साथ? ये ब्लॉक नीचे नीचे आएगा, यस सर नीचे नीचे आ आएगा। जाएगा। इसको नीचे लाने वाला चीज क्या है? इसको, इस ब्लॉक को नीचे गिराने वाली एनर्जी कहाँ से आ रही है? बाय द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस ब्लॉक। ऐसा ही होगा ना भाई, जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई थी वही तो इसको मूव करा रही है फिर नीचे, उसी के एनर्जी के दम पे तो ये नीचे आ रहा है। तो ऐसा ही होता है आपकी, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को फिर अगर हम ब्रॉडर टर्म्स में डिफाइन करें, है ना, बहुत ब्रॉडर टर्म्स में अगर पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे तो क्या बोला जा सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, है ना, कि सिस्टम का करंट कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसकी वजह से जो एनर्जी होगी वही क्या कहलाएगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो जैसे स्प्रिंग की लेंथ थी तो लेंथ कम हो गई तो बढ़ गई उसकी एनर्जी। जैसे ये कहाँ पे लोकेटेड था ब्लॉक, अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक उसी प्रकार से जो आपका चार्ज इन्फिनिटी पे था तो वहां मैंने बोला कि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, अज्यूम कर लिया, है ना। जैसे कि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे रहता है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज 0। ठीक उसी प्रकार से जब ये ग्रीन कलर का सोर्स चार्ज जब इन्फिनिटी पे था तो हमने बोला कि भाई इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है व्हेन दिस इज एट द इन्फिनिटी, राइट। अब ये चार्ज आप मूव करके लेके आते हो सोर्स चार्ज के पास, है ना, तो सोर्स चार्ज के पास लाए तो आपने क्या किया? वर्क डन किया, एक्सटर्नल एजेंसी ने कुछ ना कुछ वर्क डन किया। ठीक वैसे ही जैसे ही आप स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए वर्क डन कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से आपने इस चार्ज को सोर्स चार्ज के पास मूव करने में वर्क डन किया, क्योंकि ये नेचुरली तो रिपेल हो रहे थे ना, तो आपने उस नेचुरल रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन किया, एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसी को क्या कहा? U इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट बच्चे। इसका फॉर्मूला क्या आता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मुझे कूलम्स लॉ से मिलता है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट R बोल दो तो क्या आएगा? KQ स्क्वायर बाय R। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर हो, अदरवाइज Q1 Q2 अपॉन R, राइट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये मुझे एनर्जी मिल गई, राइट। वर्क डन होता है ना, वर्क डन एंड एनर्जी बोथ हैव सेम यूनिट्स, तो Q स्क्वायर अपॉन R, राइट। अब जो पोटेंशियल है जो हम बात कर रहे थे ना, अभी आपसे पूछ रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल बच्चे दो चार्ज सिस्टम की वजह से आता है। जैसे मान लो ये सोर्स चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, इन दोनों सिस्टम की वजह से आप यहाँ डिफाइन करते हो कि भाई पोटेंशियल को डिफाइन करना है तो इट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट सोर्स चार्ज। जो पोटेंशियल का सोर्स है, जो सोर्स चार्ज है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, किसको? वर्क डन को या पोटेंशियल एनर्जी को। तो ये आपका आएगा KQ बाय R, फॉर्मूला जो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो उसका फाइनल फॉर्मूला आ जाता है KQ बाय R, ठीक है। अब एक चीज और होती है पोटेंशियल के टर्म्स में जिसको हम बताते हैं भाई पोटेंशियल इज ओनली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एब्सोल्यूट पोटेंशियल जैसी कोई चीज होती नहीं है। कैसे? देखो मान लो अगर मैं बोलूं कि ग्राउंड के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0 होगी, क्या इससे कम नहीं हो सकती एनर्जी? हो सकती है। मैं खड्डा खोद दूंगा, मैं थोड़ा और खड्डा खोद दूंगा D डेप्थ का, तो अब क्या हो गया? अब यहाँ से भी कम एनर्जी हो सकती है ना, ये ब्लॉक और खड्डे में गिर जाएगा, नीचे गिर सकता है ना। तो ये जो एनर्जी हमारी है, फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी? माइनस mgd, है ना, माइनस mgd कि नेगेटिव हो गई। 0 जो ग्राउंड था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgd हो गई। तो जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं तो हम एक टर्म डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी डेटम। डेटम होता है जो 0 पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी डेटम जो होगा दैट इज द रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे क्या था? ग्रेविटेशन के टर्म्स में ग्राउंड वाज द रेफरेंस पॉइंट, स्प्रिंग के टर्म्स में क्या था? नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग वाज द डेटम या रेफरेंस पॉइंट। और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में रेफरेंस पॉइंट क्या है बच्चे? क्या है? इन्फिनिटी।
इन्फिनिटी पे क्या है 0, तो इसलिए इन्फिनिटी पे 0 था और यहाँ पे जो भी एनर्जी थी r डिस्टेंस पे, इन दोनों के डिफरेंस को फिर मैंने बोल दिया कि इट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट r। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल को। तो ये चीजें आपको अब तक पढ़ा दी गई है, ठीक है। अब वापिस आ जाते हैं जो आज का टॉपिक है। अब तक का तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा दिया, बेसिक आपको समझ आया कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का रीजन क्या होता है और पोटेंशियल एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अब टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो अब मुझे किस तरीके से डिफाइन करना है भाई, मुझे दिख रहा है ये चार्ज, ठीक है, ये एक कंडक्टिंग वायर है, इसमें एट पॉइंट ए पोटेंशियल है VA, एट पॉइंट बी पोटेंशियल है VB। तो VA से VB की तरफ हमारा चार्ज मूव कर रहा है, VA से VB की तरफ हमारा चार्ज मूव कर रहा है। तो इसका मतलब पोटेंशियल ज्यादा कहाँ पे है, हायर पोटेंशियल की तरह बच्चे, VA हायर पोटेंशियल एट VA। चार्ज जो हमारा जो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे मूव करता है, ठीक है। तो अब देखो VA इज ग्रेटर देन VB, VA इज ग्रेटर देन VB, ठीक है। अच्छा, चार्ज हायर से लोअर पोटेंशियल पे मूव करता है कि करंट मूव करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पे, ये करंट करंट है ना, इसलिए पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन है। और एक्चुअल में हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ रहता है। और करंट करंट का डायरेक्शन क्या रहता है, पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव। तो फिर भी हम बोलेंगे कि भाई पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल कहाँ पे है, VA पे, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इज फ्रॉम VA टू VB, राइट। अब मैं चार्ज की बात करूँ कि कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो करंट इंटू डेल्टा टी, करंट इंटू डेल्टा टी, ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, कि चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, ठीक। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इसको क्या करा मैंने भाई, पोटेंशियल इंटू चार्ज कर दिया। क्यों, क्योंकि मुझे पोटेंशियल पता था, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू चार्ज। अभी डिफाइन किया था ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो उस चार्ज को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे मुझे डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, ठीक है। फिर यहाँ पे जो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला अभी डिफाइन किया था, उस डेल्टा क्यू के फॉर्मूला की जगह मैंने आई डेल्टा टी लिख दिया, ठीक है। अब अब क्या बोल दिया कि अगर कोई भी कोलिजन नहीं हो रहा, कोई भी कोलिजन नहीं हो रहा ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द चार्जेस, कोलिजन नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि कोई भी एनर्जी डैम्प नहीं हो रही, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, कोई भी हीटिंग नहीं हो रही, या फिर बोले इन अदर टर्म्स कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 0 है, रेजिस्टेंस नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो इसको मैंने लिख दिया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी नथिंग बट IV डेल्टा टी। तो ये मैं लिख दिया एनर्जी का इक्वेशन कि भाई काइनेटिक एनर्जी, किसका काइनेटिक एनर्जी है बच्चे, ये किसका काइनेटिक एनर्जी है, डेल्टा के, चार्ज का, जो चीज मूव कर रही है उसी का काइनेटिक एनर्जी होगा ना। अरे मूव क्या कर रहा है कंडक्टर में, चार्ज, तो ये चार्ज का ही काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये समझ आता है। फिर अब मैं बात करूंगा वर्क डन की। वर्क डन भी पोटेंशियल एनर्जी जैसा ही होगा, और पावर डिफाइन करेंगे तो वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। तो पावर हमारा आएगा P इज इक्वल टू आई, P इज इक्वल टू करंट इंटू V, वोल्टेज, करंट इंटू वोल्टेज, बिकॉज वर्क डन क्या था मेरा, अभी यहाँ से डिफाइन कर रहे थे ना, ये रहा, ये एनर्जी आया ना मेरा IV डेल्टा टी। तो अपने को क्या किया हमने, वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या था, माइनस IV डेल्टा टी। तो मैंने माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई किया, बिकॉज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज्ड इन द सिस्टम, है ना। तो दोनों का साइन अपोजिट होगा, इसलिए नेगेटिव से नेगेटिव टकरा जाएंगे, और आपका जो वर्क डन है ये माइनस ऑफ माइनस दिस हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, चेंज इन वर्क डन या वर्क डन ऑन द चार्जेस इज IV डेल्टा टी। और पावर क्या होता है, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, है ना। पावर इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। तो डेल्टा W बाई डेल्टा टी किया, तो यहाँ से मुझे मिल गया पावर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज IV। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पावर इज इक्वल टू IV। यहाँ पे I क्या है बच्चे, I इज करंट इन द सर्किट एंड V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स, A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है।
तो V इज इक्वल टू VA माइनस VB, ठीक है। तो पावर कितना होगा, IV। I इज द करंट इन द सर्किट, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड B। अब देखो ओम्स लॉ आपको पता है V इक्वल्स टू IR, तो आपने V को IR से रिप्लेस कर दिया, तो पावर कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज I²R, या फिर इसी को लिख सकते हैं V²/R। ये तीनों ही फॉर्मूला पावर के और तीनों इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन करो। पावर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये तीनों ही फॉर्मूला पावर के और तीनों ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो इन तीनों फॉर्मूलाज को। थम्स अप देंगे अगर एक बार नोट डाउन हो गया, तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है पावर लॉस का, है ना, पावर लॉस। तो पावर लॉस कहाँ होती है, जब भी किसी सर्किट के अंदर, जब भी किसी सर्किट के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जैसे मान लो ये वायर जुड़ी हुई है बच्चे, तो इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने देखा होगा, रो एल बाई ए, है ना। रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर कोई भी वायर होगी, वेदर इट इज एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, तो उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होगी, कुछ ना कुछ लेंथ होगी और कुछ ना कुछ उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। तो इसीलिए क्या होगा, कुछ ना कुछ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। और अगर किसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस होगा, यानी रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चे, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, बताओ रेजिस्टेंस किस वजह से आता है सर्किट में। collisions, हाँ, रेजिस्टिविटी के बारे में बताया होगा ना मैम ने, कि रेजिस्टिविटी किस वजह से आती है, कोलिजन ऑफ फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या फ्रीली मूविंग चार्जेस विद एटम्स एंड आयंस। मान लो कोई सर्किट है, कोई मेटेलिक वायर है, ठीक है, ये मेटेलिक वायर है बच्चे, इसके अंदर क्या हो रहा है यार, इसके अंदर ना, इस मेटेलिक वायर में क्या होगा, मान लो ये रेड कलर के हैं एटम्स, रेड कलर वाले क्या है, बोलो बोलो। atoms, atoms, देखो सीधा हिसाब है भाई, चोंच खुलती रहेगी तो दिमाग में चीजें घुसती रहेंगी, है ना। मैं बुलवा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि आपके दिमाग में चीजें घुसे, तो आप जितना बोलोगे क्लास में, बताते रहोगे मन मन में या फिर अनम्यूट करके, तो क्या होगा, दिमाग में चीजें घुस जाएंगी, तो याद आएंगी फिर आराम से। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, एट मेटल्स के अंदर, या गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरली मेटल्स ही होते हैं। मेटल्स के अंदर आमतौर पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होता है, बाय द मूविंग मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बाय द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। Free electrons. करेंगे एटम के अंदर, उसके मेटल के अंदर, तो क्या होता है, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बिकॉज दे आर ऑल मेटल्स एंड ऑल ऑफ देम हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स मान लो मूव कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन करेंगे मूव। अब ये जो मूव मोशन कर रहे हैं, इसकी वजह से ये क्या करेंगे, वो टकराएंगे इन एटम से रास्ते में, कभी कोलिजन हो गया किसी एटम के साथ, फिर घूम फिर के निकल गए, और ऐसे कोलिजन करते 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 इनका क्या होगा, फिर ये ना सर्किट से बाहर आएंगे ऐसे, और बाहर आकर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में समा जाएंगे, और चलेंगे कहाँ से, ये निकलते कहाँ से, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से चलते हैं, और चलते चलते फिर कहाँ घुसते हैं, फिर घुसते हैं आपके कंडक्टर के अंदर, और उसके बाद बाहर आ जाएंगे, और वापस एब्जॉर्ब कहाँ पे हो जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के ऊपर, ठीक है। तो ये रहता है सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स ये
कंडक्टर में आए, हालांकि वायर भी है, वायर भी कंडक्टर ही है, बट हम एक इसके छोटे वाले पार्ट को ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे एटम्स के साथ, और ड्यू टू दैट कोलिजन क्या होता है, रेजिस्टिविटी जन्म लेती है, और ये जब ये कोलिजन होगा तो उसकी वजह से हीट भी जनरेट होगी। इसलिए क्या बोलते हैं कि हीटिंग होगी। जब भी आपका सर्किट में कोई करंट फ्लो करेगा तो ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होने वाला है बच्चे, हीटिंग होने वाली है। उसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टिविटी आएगी, उसकी वजह से क्या होगा, पावर लॉसेस होंगे, ठीक है। तो ये कारण है रेजिस्टिविटी, ठीक। क्या एटम्स मूव करते हैं बच्चों, क्या एटम्स मूव करते हैं, बोलो, क्या एटम्स मूव करते हैं क्या? No, sir. सॉलिड्स में एटम्स मूव नहीं करते। जैसे मान लो सॉलिड मेटेलिक वायर है तो उसमें एटम मूव नहीं करेंगे फॉर द इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, है ना। जैसे हम पॉजिटिव चार्ज को अगर मूव करा रहे हैं सॉलिड में तो गलत बात है। जैसे ऊपर डायग्राम था ना ये वाला, अगर ये सॉलिड वायर है और उसमें पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज इनसाइड द एटम। न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, प्रोटॉन्स के अंदर, और न्यूक्लियस कहाँ होता है, एटम के अंदर। और आपने पढ़ा होगा ऐसे मटेरियल साइंस टाइप की चीज़ों में, या केमिस्ट्री में, या इससे पहले भी पढ़ा होगा कि क्या होता है, एटम्स आपके किस फॉर्म में अरेंज रहते हैं। अरे बहुत सारे मॉडल पढ़े हैं ना आपने, एटॉमिक मॉडल्स। Yes, sir. तो क्या यस सर। सॉलिड्स में भी पढ़ा होगा आपने 11th में, अमरफस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा है। तो एटम्स कैसे रहते हैं, रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। पढ़ा है ना, क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, हेक्सागोनल क्यूबिक, टेट्राहेड्रन, ऐसे पढ़े हैं ना। Yes, sir. तो एटम्स तो आपके ऐसे जुड़े रहेंगे, तो एटम्स तो मूव कर नहीं पाएंगे। क्या मूव करेगा, क्या मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन। Electrons. इनके साथ जो हल्के से अटैच्ड था ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल हल्के से अटैच्ड रहता है ऐसे। तो जैसे ही इसको पोटेंशियल मिलेगा तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ये इनके बीचों बीच ऐसे दौड़ते हुए जाएंगे, बढ़िया इधर इधर भागेंगे। कभी इससे टकरा गए तो टकरा गए, नहीं तो अपना बढ़िया मूव कर रहे हैं। और जब ये कोलिजन होता है, मान लो टकराए और टकरा के बाउंस बैक करके फिर आगे बढ़े, तो इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि यहाँ इसकी वजह से आपकी रेजिस्टिविटी जन्म लेती है, ठीक है। तो ये है रीजन आपका मोशन ऑफ आयंस का, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। अब आयंस यहाँ नहीं होंगे, आयंस कहाँ होंगे, जैसे आपने बैटरी पढ़ी है, सेल्स पढ़े हैं ना, केमिस्ट्री में सेल चैप्टर हुआ बच्चों, कैथोड एनोड हुआ, Yes, sir. इलेक्ट्रोलाइट हो गया। हो गया ना, एनायंस कैटायंस ये सब पढ़े होंगे आपने। तो वहां पे क्या होता है, Yes, sir. इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो NaCl आपका इलेक्ट्रोलाइट है, तो वहां पे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस आ जाएंगे ना इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट में Na Yes, sir. पॉजिटिव और Yes, Cl sir. नेगेटिव आयंस आ गए। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है उसके अंदर। मान लो भाई ये आपका जो है ना, ये सेल है, ठीक है। अब इसमें एक कैथोड है, एक एनोड है, बना लेते हैं ऐसे खाली, ठीक है, 2 प्लेट है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा, ताकि फिर क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाओगे, कुछ कुछ क्वेश्चन, ठीक है ऐसे। अब एक पॉजिटिव है मान लो, एक नेगेटिव है बच्चे, ठीक है। पॉजिटिव कौन सा होता है, एनोड, अरे बता दो, Yes, sir. पॉजिटिव है ना Yes. कैथोड। अब मान इसके अंदर जो भरा हुआ है, इसके अंदर जो भरा हुआ है वो है मेरा NaCl। और NaCl क्या है, NaCl को क्या बोलूँ मैं, NaCl इज Electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट NaCl है। तो जैसे ही आप क्या करोगे भाई, कैथोड एनोड के बीच में एक सर्किट लगाओगे, मान लो मैं बाहर एक्सटर्नल सर्किट लगा देता हूँ, कुछ रेजिस्टेंस लगा दिया, एक स्विच लगा दिया, और स्विच को भी क्लोज कर देंगे बाद में, अभी कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि भाई बाहर है ना करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, बाहर वाले सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस हो जाएंगे ना, Na के पॉजिटिव और Cl के नेगेटिव आयंस। तो ये जो है ना, ये आयंस है। अब आयंस मूव कर पाएंगे क्या, आयंस मूव कर पाएंगे। तो देखो अब पॉजिटिव आयन ऑफ सोडियम Na पॉजिटिव ये मूव कर सकता है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं भाई पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे मूव कर सकता है,
ठीक है। तो जब लिक्विड होगा या गैसेज होंगी, आयोनाइज्ड गैस है जैसे प्लाज्मा, गैस का प्लाज्मा, आपने ट्यूबलाइट देखी है, सीएफएल लाइट देखी है? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट ऐसे ही बोलते थे ना उसको, सीएफएल। अभी तो एलईडी लाइट आने लग गई, पहले ऐसे नहीं आती थी, घुमावदार सी कांच की। Yes, sir. देखिए. देखिए, अरे यार ऐसे लगा देते थे प्लग में इसको, Yes, sir. याद करो। लाइट कितने बच्चों ने Yes. देखी है? देखी है ना? या फिर ये छोड़ो, Yes, एक वो sir. ये वाली, एक वो भी होती थी ना कांच की लंबी वाली, होती थी जो ऐसे पूरी रोड जैसे होती है, इसको बिल्कुल थोड़ा सा भी इधर उधर कर दो तो टूट ही जाती थी। 2 वायर इधर और 2 इधर, ये होती थी ना सीएफएल। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी गैस होती है, गैस भरी रहती है, और वो गैस का प्लाज्मा बन जाता है जैसे आप जोड़ते हो। तो वहां पे गैसियस आयन होंगे, गैस के आयन होंगे, तो वो भी पॉजिटिव नेगेटिव मूव कर सकते हैं। सॉलिड्स में पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेगा, गैसेस में, और जैसे ये लिक्विड में इलेक्ट्रोलाइट रीजन में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज केवल और केवल नेगेटिव चार्ज मूव करेगा, उसका रीजन है ये। तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई। अब वापिस आ जाते हैं पावर, ठीक है। पावर हमने कैलकुलेट कर लिया था आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर आर। अब देखो बच्चे, अब हम वापिस बात कर रहे थे कि पावर लॉस इन ए सर्किट। तो जब भी पावर ट्रांसमिट होगा, मान लो एक पावर स्टेशन है, थर्मल पावर स्टेशन या कोई भी हाइड्रो पावर स्टेशन है, यहाँ पे क्या करा आपने, एनर्जी बनाई, ठीक है, कोयला जलाया, एनर्जी बनी, वो पावर आपके घर तक आएगी, ठीक है। घर तक कैसे आएगी? वायर्स के थ्रू। आपने सबने देखे होंगे, खंबे लगे रहते हैं, तार लगे रहते हैं, बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स लगे रहते हैं, राइट। कहीं आपको लिखा मिलेगा 72,000 वोल्ट्स, कहीं मिलेगा आपको 1100 वोल्ट्स, 11,000 वोल्ट्स, और घर में जो आती है वो कितनी आती है? 220 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये जब सारी चीजें आप देखते हो, तो आपको पता है कि भाई पावर को ट्रांसमिट तो करना पड़ेगा, जहाँ पे बनी है और जहाँ पे कंज्यूम होनी है उनके बीच में क्या होगा? पावर का ट्रांसमिशन होगा, पावर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा, राइट। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वायर किसके थ्रू आएगी पावर आपकी? इलेक्ट्रिसिटी हवा के थ्रू कि वायर के थ्रू? सब वायर के थ्रू। Wire के through. और वायर का क्या है? खुद का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का रीजन अभी बताया, ड्यू टू रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का रीजन अभी बताया, कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स एंड आयंस, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा? वायर के अंदर पावर लॉस होगा, यानी वायर क्या होगी? ये वायर जो है वो हीट होगी, ये पावर इसमें लॉस होगा। और वो पावर लॉस क्या होता है? वो होता है आई स्क्वायर आर, ये तो आपका होगा पावर, ये पावर लॉस है, ठीक है। और इनटू टी, फॉर टाइम टी अगर ये करंट फ्लो कर रहा है तो इतनी हीट जनरेट हो जाएगी। हीट जनरेटेड इन द वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। तो ये आपका है हीट लॉस, या पावर लॉस बोलो तो आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो पावर लॉस इन ए सर्किट इज आई स्क्वायर आर, पावर लॉस इन ए सर्किट इज आई स्क्वायर आर, ठीक है। अब देखो, इस पावर लॉस को कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? मुझे करंट को कम कर देना है। अगर मैं करंट पे स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है ना करंट के, तो मैं क्या करूंगा? करंट को थोड़ा कम कर दूंगा, तो पावर लॉस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसीलिए क्या कर सकते हैं भाई, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ पावर ट्रांसमिशन गिवन वैल्यू E इज इक्वल टू वी आई होता है। तो मैं क्या करूंगा? मैं वोल्टेज को बढ़ा दूंगा, ताकि फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ ट्रांसमिटेड पावर करंट कम हो जाए। और जैसे ही करंट कम होगा तो पावर लॉस अपने आप कम हो कम जाएगा, हो है ना। जाएगा। तो इसीलिए जो हमारे पास एनर्जी आती है, इसीलिए जो वोल्टेज आती है ना, घरों में तो 220 आती है, लेकिन उससे पहले हाईयर वोल्टेज 72,000 वोल्ट्स, 11,000 वोल्ट्स। तो ये क्या करते हैं? इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ट्रांसमिटेड पावर तो भैया मेरी फिक्स्ड है ना, कि जितने अप्लायंसेज मुझे चलाने हैं, मेरे गांव मोहल्ले वालों को चलाने हैं, मेरे शहर वाले लोगों को चलाने हैं, वो तो चलेंगे ही, उनका पावर कंजम्पशन तो कांस्टेंट है, उनका रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करना ही है। तो ट्रांसमिटेड पावर हैज टू बी ट्रांसमिटेड एनी हाउ। तो ये तो आपका जो ये पी है ना, ये तो करना ही करना है, ये तो ट्रांसमिट करना ही है। तो उसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई? करंट को हमें कम रखना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि करंट जैसे बढ़ता है सर्किट में वैसे ही पावर लॉसेज बढ़ जाते हैं। आई स्क्वायर आर टी जो लॉसेज है हीट जनरेटेड इन द सर्किट वो बढ़ जाता है। तो फिर मेरे पास एक ही तरीका है टू इंक्रीज द वोल्टेज, है ना, वोल्टेज बढ़ा दूं। और इसीलिए आपने एक अप्लायंस देखा होगा आपके घर के चौराहे के पास या नुक्कड़ के पास क्या रखा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफर। ट्रांसफार्मर लगा रहता है ना। अरे यस बिजली की सर। टंकी यस सर। Yes, है ना, sir. बिजली की टंकी बोलते हैं ना यहाँ पे देसी भाषा में। तो ये क्या होता है, ये हायर वोल्टेजेस को लोअर वोल्टेजेस में कन्वर्ट करती है, यानी स्टेप डाउन करती है। तो ये वाला क्या है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये स्टेप डाउन कर देता है वोल्टेज को। 11,000 आया था इसमें और 11,000 को इसने घटा के कितना कर दिया, कितना कर दिया? घर में कितनी वोल्ट आती है? 220 वोल्ट। 11,000 से घटाकर 220 कर दिया। और ठीक है ऐसा ही ट्रांसफार्मर एक है ना पावर प्लांट के पास लगा रहता है जो क्या करता है, स्टेप अप करता है। मान लो पावर प्लांट में जनरेट हुई वोल्टेज, एनर्जी जो है पावर जनरेट हुई 440 वोल्ट्स पे, तो इसने 440 वोल्ट्स को बढ़ाकर 72,000 वोल्ट्स कर दिया, 72,000 वोल्ट्स कर दिया। तो ये स्टेप अप या स्टेप डाउन होता है। तो पहले लगाते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्यों? क्योंकि मुझे ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन वोल्टेज को बढ़ा लेना है, और वोल्टेज जैसे ही बढ़ेगी तो उससे मुझे फायदा क्या मिलने वाला है बच्चे? क्या मिलेगा? अगर हायर वोल्टेज पे मैं एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा हूँ तो उससे फायदा क्या मिलेगा? तब पावर कम लॉस होगी। पावर लॉस मेरा हम कम लॉस हो हाउस जाएगा, कम होगा। पावर कम हो जाएगा। और रिक्वायर्ड पावर तो मेरा फिक्स है बच्चे, कि रिक्वायर्ड जो पावर है या ट्रांसमिटेड पावर जो है वो तो मेरा फिक्स है। तो उसके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता, बट टू मिनिमाइज द पावर लॉसेस आई इंक्रीज द ट्रांसमिशन वोल्टेज विद द हेल्प ऑफ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। समझ आया थोड़ा थोड़ा? अब कुछ कहानी समझ गए? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो ये कहानी थोड़ी थोड़ी समझ आनी चाहिए, और एक ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, P इज इक्वल टू आई वी। किसी ने नहीं लिखे हैं तो लिख लो ऊपर जो फॉर्मूलाज हैं। लिख लिए भाई? यस बोलो सर। बोलो। Yes, sir. यस सर। तुम लोग इतने उदास क्यों हो यार? मेरे मेरे जितने फटे हालात हों तो तुम तो पता नहीं क्या हो जाओ। मैं देखो कैसे पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, तुम इतने उदास क्यों हो गए हो? निराशा आ गई है क्या जीवन में? हाँ, अच्छा जेन्युइनली बताओ कितने बच्चे जिंदगी से निराश हो चले हो? एड्रेस करना कि अब सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कोई है ऐसा? अरे करो करो, हाथ ऊपर करो। कशिश है और और कौन कौन है? करो हाथ ऊपर जिनको ऐसा लग रहा है कि बस। चलो बढ़िया है, फिर दो ही बच्चे हैं, बाकी सब सही है। और कितने ऐसे हैं जो बिग बॉस देखते हैं? बिग बॉस देखने वाला है कोई? कशिश देखता है? अच्छा ये शिवा और कशिश ही देखते हैं बिग बॉस। हाँ, कौन देखता है? नहीं देखता। और बाकी लोग क्या करते हो? बाकी लोग क्या करते हो? अरे यार मजा नहीं आ रहा क्या तुम्हें क्लास में? समझ नहीं आ रहा? सर आ रहा है। सर आ रहा है पर थोड़ा नेटवर्क इशू है आज हमारी साइड। आपकी साइड है, मेरी साइड मेरी सही आ रही है आवाज तुम लोगों को? यस सर। यस सर। हमारी किस्मत अच्छी है कि क्लास इस टाइम है। थोड़ी देर बाद मेरा नेटवर्क भी अब जवाब देगा, जब लास्ट में शाम को क्लास ले रहा हूँ ना, बस उस टाइम पे सब गोड गोबर हो जाएगा। ठीक है। कहाँ से हो बेटा आप लोग? हिमाचल से हो मोस्टली बच्चे? कहाँ से हो? सर हिमाचल। Himachal. सर दिल्ली। सर दिल्ली से। दिल्ली से। गुंजन दिल्ली से है ना? दिल्ली, ठीक है। दिल्ली वालों को तो नेटवर्क की इतनी दिक्कत आती नहीं होगी, 5G है यार दिल्ली में तो हर जगह। अब तो दिक्कत है नहीं दिल्ली में। तो ये तुम्हें समझ आया कि पावर इन ए सर्किट क्या होगा और एनर्जी ट्रांसमिटेड क्या होगी। ठीक है, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम।
पावर इनटू टाइम, यहाँ से क्या मिलने वाला है बच्चे? एनर्जी। एनर्जी टोटल एनर्जी ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू पावर फॉर ए गिवन टाइम। मान लो आपको 10 वाट आपने ट्रांसफर किया। 10 वाट इज द यूनिट ऑफ पावर? वाट। वाट, WATT, वाट बोलते हैं यूनिट को। पावर का यूनिट है वाट। 10 वाट पावर ट्रांसमिट हुई 10 सेकंड के लिए, तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी बच्चे? 100 वाट क्या जूल। होता है? ये आपका 10 जूल प्रति सेकंड ट्रांसफर हो रहा था फॉर 10 सेकंड, तो टोटल एनर्जी ट्रांसफर्ड इज 100 जूल्स। ठीक है, तो ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि पावर फॉर गिवन टाइम कैन बी रिटन एज एनर्जी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें वर्क डन की, तो वर्क डन एंड एनर्जी है बोथ द सेम यूनिट्स। तो वर्क डन भी ऐसा लिखा जा सकता है कि पावर प्रोड्यूस्ड या पावर कंज्यूम्ड फॉर अ गिवन टाइम, दैट कैन आल्सो बी रिटन एज वर्क। 11th में पढ़ा है ना वर्क एनर्जी थ्योरम, बिकॉज दे शो द इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड एनर्जी। ये यहाँ समझ। अब एक इंपॉर्टेंट चीज शुरू करते हैं। ये बहुत तीन बातें हैं तीनों, दोनों में, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स एंड पैरेलल में तीन बातें हैं दोनों में, याद रख लेंगे हो जाएगा। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स क्या होगा बच्चे? रजिस्टर होगा रेजिस्टेंस, कोई बोलते हैं रजिस्टेंस को ही बोलते हैं रजिस्टर। रजिस्टर बस एक डिवाइस होगा, है ना, जिसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। एज सिंपल एज दैट, ये एक वायर भी हो सकती है, कॉइल भी हो सकती है, या फिर कोई सर्किट में जैसे आपने देखा होगा कि रजिस्टर्स होते हैं ना, हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रियोस्टेट भी हो सकता है। तो ये है रजिस्टर। अब इनको है ना आप पैरेलल या सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो। तो ये वाला कॉम्बिनेशन कौन सा है जो आपको दिख रहा है? सीरीज है कि पैरेलल है? सीरीज सीरीज। R1, सीरीज। R2 एंड R3, 3 रजिस्टर्स हैं। ये कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक का एंड दूसरे की शुरुआत से जुड़ा है, फिर अगले का, इसका सेकंड वाले का एंड दूसरे थर्ड वाले की शुरुआत फर्स्ट एंड से जुड़ा है। तो आपको दिख रहा है कि ऐसा अगर दिखे कि सीधा सीधा आपने जोड़ दिया, तो इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सीरीज में जोड़ दिया, सीरीज में मतलब एक सीधी लाइन में जोड़ दिया, एक सीधी कतार में जोड़ दिया, एक सीधी सीरीज में जोड़ दिया। तो दिस इज द कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस है, R1, R2, R3, ये तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। और इन तीनों के बाहर क्या लगाया बच्चे? एक बैटरी लगा दी है वोल्टेज V की, एक बैटरी लगाई है जिसका टोटल पोटेंशियल है V। V इज द पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल बैटरी। देखो ऊपर भी ये ड्रॉ कर रखा है ना ऐसे। तो V इज द पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल बैटरी। अब जब ये सीरीज में जुड़े रहेंगे ना, तो क्या होने वाला है बच्चों? इन सब के थ्रू करंट सेम रहेगा। और करंट सेम रहने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या नेगेटिव टर्मिनल से आएंगे और किधर जाएंगे बच्चे? पूरे सर्किट को क्रॉस कर कर पॉजिटिव टर्मिनल में एब्जॉर्ब हो पॉजिटिव जाएंगे, टर्मिनल। है ना। अब देखो जो ये राइट मोस्ट पॉइंट, अगर मैं इनको लेबल कर लूँ, मान लो इसको मैंने पॉइंट ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया और लास्ट वाले को डी बोल दिया, तो मुझे बताओ कि जितने इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट ए से एंटर करेंगे इस सर्किट में, पॉइंट ए से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे ना भाई, जितने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से निकले वो इधर गए, ऊपर गए और ए के थ्रू एंटर कर गए R3 में। तो फिर ये R3 के अंदर मूव करते करते पॉइंट बी पर आएंगे सारे। पॉइंट बी पर क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे जितने ए से एंटर किए थे, है ना। अरे देखो, यस सर। देखो बच्चों, सब लोग देखो यार, पॉइंट ए से जितने इलेक्ट्रॉन एंटर करे, अब इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू या रेजिस्टेंस के थ्रू ही तो मूव करेंगे, और इनके पास केवल और केवल एक ही रास्ता है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने का, जो कि R3 के थ्रू जाता है। इलेक्ट्रॉन्स के पास केवल और केवल एक ही रास्ता है पॉइंट ए से चलकर पॉइंट बी पर जाने का, और वो रास्ता R3 के थ्रू जाता है, R3 के थ्रू गुजरता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए से चले थे वो सारे के सारे R3 से होते हुए पॉइंट बी पर पहुंचेंगे। ठीक है, सिमिलरली ये सारे के सारे फिर बी से चलेंगे और R2 के थ्रू होते हुए पॉइंट सी पर पहुंचेंगे। फिर सिमिलरली पॉइंट सी से चलेंगे और R1 के थ्रू होते हुए ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट डी पर पहुंचेंगे। तो अब देखो कि जितने इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट ए पर एंटर करे उतने ही बी पर पहुंचे, उतने ही सी पर पहुंचे, उतने ही डी पर पहुंचे, राइट। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स flowing through each of the register in a given interval of time is equal।
एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में जितने इलेक्ट्रॉन्स R3 से क्रॉस करेंगे उतने ही R2 से करेंगे, उतने ही R1 से करेंगे। तो चार्ज पर यूनिट टाइम ही क्या होता है? करंट। तो इसलिए बोल दूंगा कि करंट थ्रू R1 इज इक्वल टू करंट थ्रू R2 इज इक्वल टू करंट थ्रू R3। तो इन तीनों ही रजिस्टर्स के बीच में करंट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चे? सेम, सेम। है ना। तो जब भी सीरीज कनेक्शन होगा उसमें करंट क्या रहेगा? सभी के थ्रू बराबर। सेम। तो इसलिए यहाँ पे देखो नोट डाउन किया, आई आई आई, हर जगह आई लिख दिया क्योंकि सभी के थ्रू करंट सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आएगा? रेजिस्टेंस तीनों के अलग अलग, R1 R2 R3 अलग अलग। तो मैं ओम्स लॉ जब लगाऊंगा फॉर इंडिविजुअल रजिस्टर, जैसे मान लो मैं अपना सारा का सारा फोकस अब R1 पे कर लेता हूँ, तो R1 इज द रजिस्टर जिसके थ्रू करंट जा रहा है I। तो ये R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा बच्चे? यूजिंग ओम्स लॉ मैं बोल सकता हूँ कि इसके थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको मैंने V1 बोल दिया, और V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R। तो इसलिए मेरा V1 जो होगा वो I R1 हो जाएगा। I इज द करंट थ्रू रजिस्टर R1 और R1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रजिस्टर। तो V1 इज इक्वल टू I R1। ठीक है। फिर सिमिलरली ओम्स लॉ लगाऊंगा R2 पे, तो यहाँ भी मैं बोल दूंगा कि भाई जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस V2 होगा वो I इंटू R2 हो जाएगा। सिमिलरली वोल्टेज ड्रॉप थ्रू R3 जो होगा वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? I इंटू IR3। R3। तो करंट सभी सेम था, बस वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग हो गया। अब बताओ ये V1 V2 V3 क्या इन तीनों का सम वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी के बराबर होगा? क्योंकि इन तीनों ही रजिस्टर के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसके अलावा तो कोई वोल्टेज ड्रॉप का कारण है नहीं। तो V1 V2 V3 इन तीनों के थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दैट इज द पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। बैटरी ने मान लो 5 वोल्ट दिए, V1 में मान लो 2 वोल्ट ड्रॉप हो गए, V2 में भी 2 हो गए, और V3 के लिए क्या बचेगा? फिर 1 वोल्ट बचेगा। तो 2 + 2 + 1 इज इक्वल टू 5 ऐसे होगा यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे बच्चे 3 चीजें हैं ध्यान रखने लायक। पहला क्या? करंट थ्रू ऑल द रजिस्टर्स इज इक्वल टू करंट इन द सर्किट, यानी कि जो भी करंट है तीनों रजिस्टर में वो बराबर है, और वही करंट सर्किट में करंट कहलाता है, राइट। उसके बाद voltage drop across all the resistors या sum of voltage drop across all the resistors is equal to the voltage provided by the battery, यानी कि V1 + V2 + V3 is equal to V। दूसरी बात ये हो गई। और तीसरी बात क्या हो गई? नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैन बी रिटन एज R1 + R2 + R3। ये भी ओम्स लॉ यूज करके हम निकाल सकते हैं कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन करंट, और ये आप R1 + R2 + R3। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रजिस्टर्स, यानी कि 3 जुड़े हुए थे तो R1 + R2 + R3। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडिविजुअल रजिस्टर्स जो भी होगा उनको सम कर दो तो आपको वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी मिल जाएगा। और करंट थ्रू ऑल द रजिस्टर्स, करंट थ्रू ईच ऑफ द रजिस्टर्स इज इक्वल टू द करंट इन द सर्किट, यानी कि सभी के सभी रजिस्टर्स के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो बराबर रहने वाला है, और वही करंट सर्किट का करंट कहलाएगा। समझे 3 बातों को? यस सर। अब देखो, अब सेम हम बात करें तो पैरेलल के लिए भी कर सकते हैं, पर एक क्वेश्चन करो मैं अभी, आप ये क्वेश्चन ये वाला दिख रहा है? करो 12 ओम। 12 ओम। सर 12 ओम। कैसे निकाला? सबको ऐड करना है सीरीज में, तो सारे के सारे रजिस्टर्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो बेहद आसान सवाल था ये, इसमें कुछ नहीं है। R1 R2 सीरीज में जुड़े हुए, तीनों को जोड़ दिया तो 12 ओम आ गया। ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, इसमें भी वही 3 बातें हम देखने वाले हैं। तो देखो पैरेलल का मतलब क्या है कि इनका एक एंड एक पॉइंट पे जुड़ा रहेगा और दूसरा एंड दूसरे पॉइंट पे, यानी कि दीज बोथ ऑफ द रजिस्टर्स आर वर्किंग बिटवीन द सेम पोटेंशियल या वर्किंग बिटवीन द सेम पॉइंट्स, है ना। उन्हीं 2 गिवन पॉइंट्स के बीच में 2 रजिस्टर लगे हुए हैं। जैसे कि पॉइंट ए है, अगर मैं पॉइंट ए पे वोल्टेज बोल दूं कि VA है, तो इन दोनों पॉइंट पर भी वोल्टेज क्या रहेगा? VA ही रहेगा, है ना। और पॉइंट बी पर VB वोल्टेज है, तो इधर भी VB रहेगा और इधर भी VB रहेगा। तो अब देखो जो रजिस्टर R1 है वो किस वोल्टेज के बीच में काम कर रहा है? अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 बोलूं तो क्या है? VA - VB, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस R1।
और वोल्टेज डिफरेंस है अक्रॉस R2 बोलूं तो वो भी क्या है, VA माइनस VB। VB। तो बोथ ऑफ दीज रजिस्टर्स आर वर्किंग बिटवीन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों के दोनों उसी सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में काम कर रहे हैं, राइट। ओके, और अब मैं ओम्स लॉ लगाऊं, V इज इक्वल टू IR, तो मैं बोल सकता हूं कि यार वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस जो R1 था, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 था, वो दोनों बराबर थे, तो V इक्वल टू IR लगाऊं तो मैं लिख सकता हूं कि VA माइनस VB इज इक्वल टू I1 R1, ऑल्सो VA माइनस VB इज इक्वल टू I2 R2। ठीक है, तो फिर ये दोनों में कॉमन टर्म आ रहा है VA माइनस VB, VA माइनस VB, तो मैं बोल सकता हूँ I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, जो कि V के बराबर है, और ये V क्या है मेरा, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स विच इज VA माइनस VB। ठीक है, तो I1 R1 इज इक्वल टू V, I2 R2 ऑल्सो इक्वल टू V। और करंट जो था सर्किट में, मान लो इधर से इलेक्ट्रॉन्स चले, ये इलेक्ट्रॉन चले, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले पाथ से चले जाएंगे और कुछ नीचे वाले से चले जाएंगे। तो अगर मान लो मैंने करंट बोल दिया इधर I1 है और इधर I2 है, R1 में से I1 करंट गया और R2 में से I2 करंट गया, तो I1 और I2 का जो सम होगा वो I के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स थे जो सर्किट में से आ रहे थे, पॉइंट ए से चले थे, उन्हीं वही तो डिवाइड होंगे, वही तो स्प्लिट होंगे ना दो रास्तों पर, तो इसलिए I1 प्लस I2 कितना हो गया, I के बराबर हो गया। तो यहाँ से मैं एक स्टेटमेंट और लिख सकता हूँ कि करंट इन द सर्किट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, राइट। I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2, और इन्हीं सब बातों को कंबाइन करके आई कैन राइट कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरीके से मैं पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो ये दोनों ही फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। वैसे तो आपको याद होगा, जिनको नहीं है वो इसको जरूर याद करो। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अगर तीन होंगे तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा I जो करंट था वो I1 I2 I3 में स्प्लिट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और V इज इक्वल टू I3 R3 इक्वल टू I1 R1 इज ऑल्सो इक्वल टू I2 R2। कोई दिक्कत नहीं, इन सबको कंबाइन करके आई कैन राइट फॉर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स, आई कैन राइट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टिल 1/Rn। n नंबर ऑफ रजिस्टर भी अगर पैरेलल में होंगे तो भी मैं ऐसा ही फॉर्मूला यूज करूंगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूंगा। ठीक है जी, चलिए अब ये समझ आया आपको, तो एक काम करो, क्या करोगे, रुको, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। जिनका आंसर आ जाएगा हैंड रेज कर लेंगे। पहले आपको 30 एंड 30 किस में है, 30 एंड 30 आर इन सीरीज, तो इनको सीरीज में निकाल के लिखो जो भी आंसर आए, और फिर जो रहेगा वो 30 के साथ पैरेलल। जिनका भी आंसर आएगा हैंड रेज कर लेंगे। क्या आंसर आया बच्चों? 20 ओम। 20 ओम। कैसे किया, देखो 30 और 30 को सीरीज में किया तो क्या आंसर आएगा, 60।
ऐड हो 60. जाएंगे। नाउ 60 एंड 30 विल बी इन पैरेलल। 60 और 30 क्या हो जाएंगे? पैरेलल के अंदर हो जाएंगे। तो 60 और 30 पैरेलल में होंगे तो क्या फॉर्म? 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/60। 60 एलसीएम ले लो तो 2 + 1 आएगा, तो यानी 60/3 अपना आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। यानी 60/3 करोगे तो क्या आंसर आएगा? 20 ओम्स। ठीक है। करंट इन द सर्किट की बात करें तो क्या आएगा? आई की वैल्यू बताओ। आई इज इक्वल टू 0.1 आई इज इक्वल टू वी बाय आर होता है। सर 0.1. V इज इक्वल टू 2 वोल्ट्स एंड R इज इक्वल टू 20 ओम्स। तो I क्या आ जाएगा? 0.1। V इज इक्वल टू IR होता है ना, यानी I इज इक्वल टू V बाय R। वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी इज 2 वोल्ट सर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20 आया, तो मेरा आ गया 0.1 एम्पियर। ठीक है, यूनिट भी बताएंगे साथ साथ। ठीक है बच्चे, तो दिस इज द करंट इन द सर्किट। ठीक है। अच्छा, अब देखो इस सर्किट पे फोकस करते हैं यार। इधर ही कर लो। ठीक है। अब मैं बोलता हूँ इधर जो करंट है दैट इज I2, और जो इधर आया वो I1 है। तो मुझे I1 और I2 की वैल्यू बताओ आप लोग। I1 इज थ्रू 30 ओम्स एंड I2 इज थ्रू 60 ओम्स। अब बताओ क्या I1 और I2 का सम I के बराबर होगा? यस सर। Yes, sir. Yes, क्यों sir. होगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स इधर से आएंगे I की तरफ से वही स्प्लिट होंगे I1 I2 में। तो I1 प्लस I2 का सम जो होगा वो I के बराबर होने वाला है। और अब देखो क्या करोगे। अब मुझे I1 और I2 की वैल्यू बताओ। जिनका आंसर आ जाए हैंड रेज करना। आ गया बेटा आंसर?
अरे सबसे आसान तरीका पता है क्या है बच्चों? Am I Yes, sir. audible? यस सर। सबसे पहले मुझे बताओ 30 ओम्स जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना है, ये बताओ। बताओ। 2 वोल्ट। 2 2 वोल्ट, वोल्टेज 2 वोल्ट्स का है। तो अब अगर कोई रजिस्टर जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट है और उसका रेजिस्टेंस 30 ओम है, क्या उसके थ्रू करंट निकाल सकते हो? Yes, sir. यस कैसे सर। निकालोगे? कैसे निकालोगे? V upon R. बस करो वोल्टेज फिर, अपॉन I1 निकालो, डायरेक्टली दिख नहीं रहा? I1 1 upon 15. हाँ तो I2 वही तो 1 upon 30. तो वही तो कह रहा हूँ यार। देखो I1 क्या है, I1 सीधी सी बात है, कितना वोल्टेज है यहाँ पे, ए और बी के बीच में ही तो 30 ओम लगा हुआ है। ए और बी के बीच में वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट्स, और रेजिस्टेंस कितना है 30, तो कितना आ रहा है I1 1/15 एम्पियर। और I2 कितना आएगा, I2 कितना है 2/60 यानी 1/30 एम्पियर। 1 भाई ए और बी के बीच में तो लगा है, ये ऐसे निकल जाएगा। दूसरा तरीका ये था I1 निकाल लिया, आई आपको पता था, आई आपने अभी बताया था मुझे कितना था 0.1, तो आई माइनस I1 कर दोगे तो भी I2 आ जाएगा। तो कितना आसान है यार ये, समझो। समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस Yes, sir. यस Yes, यहाँ sir. पे assumption क्या रहता है, यहाँ पे assumption ये रहता है कि जो वायर है ना मेरा, देखो ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, तो वायर में क्या है कि पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। वायर के अंदर जैसे ब्लू कलर के हर एक पॉइंट पे वोल्टेज बराबर है जो कि 2 वोल्ट्स के बराबर है। अभी दूसरा हाईलाइट करूंगा रेड कलर का वायर, उसके ऊपर हर जगह पे कितना है 0 वोल्ट्स है। तो अब बात करोगे तो देखो कैसे जुड़े हुए हैं, यही तो जुड़े हुए हैं यार। जो ये वाला रजिस्टर है ये 2 वोल्ट्स एंड 0 वोल्ट के बीच में जुड़ा हुआ है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 वोल्ट्स का। और इनका कम्बिनेशन जो है 60 ओम, वो भी 2 वोल्ट्स और 0 वोल्ट के बीच में जुड़ा हुआ है, तो इसका भी क्या आएगा वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट्स। समझ रहे हो? यस सर। तो फिर इसमें इतना दिमाग क्या लगाना था, करंट नहीं बताया तो करंट बता दो फटाक से क्या है। अब ये समझ आ गया तो ये क्वेश्चन और करो, कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका निकालो, ये रहा 6 एंड 3 आर इन पैरेलल, उसके साथ जो कॉम्बिनेशन उसके साथ 4 है वो सीरीज में है। 6 ohm. 6 और 3 पैरेलल में जुड़ेंगे तो कितना आएगा 1/3 प्लस 1/6। सर 7 ओम आ रहा है। 7 आ रहा है कि 6 आएगा? 6 आएगा सर. 6 आएगा sir. 6 आएगा। देखो 1/6 और 1/3 करोगे तो एलसीएम 6 आ गया, और ऊपर वो तो 7 ही आएगा भाई, सही कह रही है। इन दोनों जोड़ोगे तो आर इक्विवेलेंट क्या है 1/3 प्लस 1/6, तो इसका एलसीएम 6 आ गया, ये 2 + 1, तो फिर आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 6 प्लस, अच्छा ये 2 ओम्स आ गया, ठीक है। तो 2 और 4, तो 2 और 4 कितना है 6 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। समझ गए? यस सर। 2 इसका आ गया और ये यस 4 सर। ये था, तो ये आया। अब देखो ये तो चलो आसान चीज थी। अब मुझे करंट बताओ फिर से, अभी तुम ना करंट ही चेक करना है मुझे कि करंट का समझ आया कि नहीं आया। अब मैं बोलता हूँ कि I इज द करंट इन द सर्किट, पहले तो I की वैल्यू बताओ, ठीक है। और I अगर बता दिया तो उसके बाद फिर मैं बोलूँगा कि यहाँ पे I1 गया और नीचे वाले में I2 गया, तो I1 और I2 की वैल्यू बताओ, ठीक है। फटाफट से निकालो। टोटल करंट इन द सर्किट क्या होता है 3 ampere. सर 3 वोल्टेज एम्पियर। 3 आ रहा है sir. डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल करंट कितना है बच्चों, I इज इक्वल टू V/R, 18 डिवाइडेड बाय R, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट अभी आया था 6 ओम्स, तो 3 एम्पियर से आपका टोटल करंट।
तो ये I जो है वो कितना है 3 एम्पियर्स। अब I1 और I2 बताओ, I1 और I2 का सम कितना होगा, I1 प्लस I2 की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। 3 होगी। ठीक है, अब कब I1 और I2 की वैल्यू बताओ मुझे फटाफट, इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2। आ गया आंसर बेटा? हेलो, हाँ जी आया, सर कर रहे हैं अभी। करो करो। पैरेलल में एक फॉर्मूला था आपका, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, याद है? देखो यस सर। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम होगा। यस सर। तो V इज इक्वल टू आई आर अगर मैं लगाता हूँ तो क्या मैं ऐसे नहीं लिखता था इसमें I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2? क्यों लिखा था? क्योंकि I1 R1 भी V के बराबर है और I2 R2 भी V के बराबर है, क्योंकि दोनों ही रजिस्टर उन्हीं दो गिवन सेम पॉइंट्स के बीच में काम कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2 जो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि I1 इंटू 6 यानी 6I1 इज इक्वल टू I2 इंटू 3 यानी कि 3I2 लिख सकता हूँ ये? यस सर। सर I1 बना रहा है और Yes. I2 2। तो I2 आपका कितना आ गया 2I1 आ गया, और I1 प्लस I2 कितना था 3 के बराबर। 3. तो दो इक्वेशन दो अननोन करो फटाफट। I2 को सीधा 2I1 लिख दो, तो फिर यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि I1 प्लस 2I1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से I1 कितना आ गया 1 एम्पियर, और I2 कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ I1 2 एम्पियर। दोनों का सम कितना है 3, तो जस्टिफाई भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या आ गया, I1 आपका कितना है 1 I1 कितना बच्चों, ampere. और I2 कितना 2 एम्पियर। 2 ampere. तो देखो सही भी लग रहा है कि जिधर से रेजिस्टेंस कम होगा उधर से करंट ज़्यादा फ्लो करना चाहिए, है ना भाई? देखो पानी अगर फ्लो करता है तो मोटे पाइप से पानी ज़्यादा फ्लो करेगा कि पतले पाइप से, बताओ? पानी ज़्यादा पानी किससे फ्लो करेगा, मोटे पाइप से कि पतले पाइप से? तो मोटे पाइप से. मोटे से। मोटे पाइप से, है ना। अगर मान लो एक ही मोटर है, एक ही सोर्स ऑफ है, तो मोटा पाइप लगाओगे तो ज़्यादा पानी फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि मोटे पाइप में पानी को रेजिस्टेंस कम फेस करना पड़ रहा है, ड्यू टू फ्लो करते टाइम कम रेजिस्टेंस किस में फेस करना पड़ रहा है, मोटे पाइप में। और पतले पाइप में से फ्लो करेगा तो ज़्यादा दिक्कत आएगी, उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ भी देखो करंट कहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को कम रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है मोशन के लिए। कम रेजिस्टेंस का मतलब 3 ओम्स, तो जहाँ से 3 ओम रेजिस्टेंस है वहाँ से करंट ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं उसे उस जगह से, है ना। तो 3 ओम जो रजिस्टर है उसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, इसलिए उसमें से करंट ज़्यादा है, 2 एम्पियर्स का करंट है। और 6 ओम जो रजिस्टर था उसमें 1 एम्पियर का करंट है। आया समझ? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी सेल्स है ना, सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कल कराऊंगा मैं आपको, ये वाला कंसेप्ट, इसमें टाइम लगेगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब क्या करना है, मॉड्यूल जो है ना, मॉड्यूल होंगे आपके पास,
उसमें Yes, sir. पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो सॉल्व एग्जांपल है वो सारे सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के सॉल्व एग्जांपल सारे सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओके सर। अच्छा ये करना आप, ठीक है। बाकी ये सेल्स और जो अगला चैप्टर है क्रिकॉप्स और वो सारे लो मैं अगली क्लास में, यानी कि कल है ना हमारी, कल करा दूँ, ठीक है। अब जिनको डाउट है वो रुकेंगे, बाकी सब लोग ड्रॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।